हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक अंतरा से संवदिया कहानी, जो बहुत ही मार्मिक और रोचक ढंग से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। और रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार कथाकार हैं, तो इनके लिखने का ढंग बहुत ही रोचक होता है। आपको कहानी पढ़कर बहुत ही आनंद आने वाला है, साथ ही उसकी मार्मिकता में भी आप डूब जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी संवदिया। इसका सारांश देख लेते हैं कि किस प्रकार की कहानी है। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख सुख की, दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठक के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह है, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झनकृत होने लगता है। तो ये संवदिया कौन है? संवदिया जो अपना समाचार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास लेकर जाता है और उसे हूबहू वैसे ही सुनाता है जैसे सामने वाले व्यक्ति ने वो बताया होता है। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी संवदिया। संवदिया का क्या नाम है? हरगोविंद। हरगोविंद जो बड़ी हवेली की बहू है, बड़ी बहू, उनका समाचार लेकर दूसरी जगह जाता है। तो आपको कहानी में धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बस बने रहिए आप और सिर्फ ध्यान लगाकर सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा और आप इसके प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज की किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव गांव में डाक घर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है, वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चित ही कोई गुप्त समाचार है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, पेरवा पक्षी तक न जाने। संवदिया ऐसे ही होते थे, वो उनकी ऐसी उनकी क्षमता होती थी कि कैसा समाचार है वो पहले ही भांप लेते थे। तो वो पहुंचा बड़ी बहुरिया के पास और वार्तालाप होने लगे। पाँव लागी बहुरिया, बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सुप्पा में अनाज लेकर फटक रही है। सुप्पा यानी वो छाछ होती है ना, अनाज साफ करने वाली, वो उसमें अनाज साफ कर रहे थे। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। हरगोविंद सोचता है कि पहले कितना इसमें मतलब बड़ी हवेली में कितनी मतलब रौनक रहती थी। उसको बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर ही नाइन अपना घर पाल लेती थी। इतनी मतलब उनके थे पैसे, उनकी जायदाद थी, जो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। बड़े भाई की छोटे भाइयों में और वो मृत्यु हो गई बड़े भाई की, और 3 भाइयों ने आपस में वो जगह का बंटवारा कर लिया। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3
टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या देती, उसके पास थे ही नहीं कुछ, वो पैसे मांगने आई थी। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। बोला, मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे, मुंह सोंचे निमोचे। क्या करूं काकी, भगवान ने मूंछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। तो उसको जानबूझकर चिढ़ा रहा था कि ताकि वो 1 मिनट पेन शुरू कर लेते हैं, ये नहीं हो पा रहा। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुलम से एक का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। लेकिन उसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम आमरा मुकुम जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद लेकर जाना है, आज ही। बोलो, जाओगे न? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊंगी? किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहिन धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उल्टकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की क्या ज़रूरत है? मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संवेदवाहक। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना
जिस सुर और स्वर से संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव स्वाद पहुंचाने उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव के लोग, गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं, दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। हरगोविंद ने उसके पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना भियंगपुर में डाक गाड़ी नहीं रुकती क्या? यात्री ने मानो कुढ़ कर कहा, थाना भियंगपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया, वह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे की आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना भियंगपुर, खड़गिया और बैरोनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। थाना भियंगपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कल्पने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है न? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है, मतलब सब ठीक है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, मतलब बारिश हुई है क्या? बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद
कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाँव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार लाए हो? ये संवदिया और बूढ़ी माता, माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद है? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर बहुत उदास हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही, समाग नहीं है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान कराया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। उसको याद आ रहा है कि बड़ी बहुरिया ने उससे क्या कहा था। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भरकर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी हो, 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को, बड़ी बहुरिया को सही संवाद सुना देगा। अक्सर माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुला लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसके दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया को संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इस गाड़ी से वापस जाना है, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी? क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिन तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह कर्ज तो है? हरगोविंद बोला,
भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर जाकर उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो झूठ बोला कि उसके पास है रहा है खर्च। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि जो अन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नेहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिए चली, भाई रो रो मती, यही कर्म की गति। सूरदास ये गीत गा रहा था। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे किससे आवाज़ आ रही थी। बैरगादी, कुशियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना था। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि उसके पास किराया नहीं था तो 20 कोस पैदल ही चलने वाला था। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी रहा है, ताकती रहूंगी। 15 कोस माँ से कहना, अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी हमरो संवाद ले जाऊ रे समधिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद। यह गांव कौन सा गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी। नदी नहीं, खेत है। ये झोंपड़े हैं या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया। वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। वह रास्ता भूल गया था, क्योंकि वो सोच रहा था और सोचते सोचते वो राह भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या। कहीं कोई रोशनी नहीं। किससे पूछूं कहाँ वह रोशनी है या आंखें। वह खड़ा है या चल रहा है। वह गाड़ी में है या धरती पर। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको। बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। बेहोश हो गया था शायद वो। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है। लो 1 घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ। तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी। बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में 1 मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर
मसकने लगी। स्वाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। थैंक यू सो मच बच्चों, पूरा पाठ देखने के लिए, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके पार्ट 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपको क्लास में याद करा दिए जाएंगे। आप एक बार देख लेना, उसको ध्यान से सुन लेना, आप प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे आपको क्लास में ही बैठे बैठे। थैंक यू।